सुने आपने पहले पठारों के बारे में कुछ? क्या होते हैं पठार? अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं भारत की, तो कैसी स्थिति है इसकी? सुंदर। क्या क्या पाया जाता है भौगोलिक क्राइटेरिया भारत का देखा है तो क्या क्या होंगे इसमें? क्या? पहाड़ है, मैदान है और पठार है। तो पहाड़ों से तो हमने देख ही लिया था। आपके पास कौन कौन से माउंटेन रेंजेस पड़ती है भारत में? हिमालय होगी, अरावली होगी, आपके पास कौन सा वेस्टर्न कोल्ड, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, और आपके पास नॉर्थ ईस्ट में जो पाई जाती है चोटियां, वो भी काफी सारी थी। आज हम करने जा रहे हैं भारत के पठार। तो जैसे भौगोलिक स्थिति की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी है। आपके पास पहाड़ भी देखने को मिलेंगे, पर्वत भी देखने को मिलेंगे, और आपके पास मैदान और पठार भी होंगे। जैसे आपके पास डाइवर्सिटी किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा है? विभिन्नताओं का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप। और आपके पास मैदान किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा है? यूरोप में। तो वैसे जैसे एशिया में सबसे ज्यादा आपके पास पहाड़, पठार और मैदान होते हैं, वैसे ही भारत में भी ये चीजें पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास अर्थ थी। ठीक है, अर्थ में एक ही भूभाग था, उसका क्या नाम था आप बताओ? ये पूरी अर्थ है, एक ही भूभाग था, कोई कॉन्टिनेंट नहीं थे जो आपके पास एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये नहीं थे, एक ही भूभाग था। इसका क्या नाम था? पेंजिया। एक ही भूभाग था, लिख लेना है आपने, एक भूभाग था, उसका नाम था पेंजिया। और आपके पास ये सारा क्या था? पानी ही था, और इसका क्या नाम था? इस सारा पानी प्रेजेंट था आपके आसपास, इसे हम कहते थे पैथिरासा। क्या कहते थे? पैथिरासा। पानी वाले क्राइटेरिया का नाम था आपके पास पैथिरासा। जो जमीन थी उसको पेंजिया कहते हैं। ये बात में विभक्त होती है, आपके पास टूटती है और महाद्वीप बनते हैं। तो जब ये टूटती है तो ये दो भागों में जाती है। कौन कौन से भाग आएंगे? जो अपर वाला भाग था इसका नाम था आपके पास अंगारा लैंड, और जो नीचे वाला भाग था इसका नाम था गोंडवाना लैंड। ये भी ब्रेक होती है, और ये आपके पास बीच में एक पानी एक जल डमरू बनता है पानी की श्रेणी से, हम कहते थे टेथिस सागर। ये चीज आपने याद रखनी है, टेथिस। इनके क्वेश्चन आता है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रेणी है ना। तो उसके बनने से पहले वहां पर क्या था? टेथिस सागर था। ठीक है, जल डमरू था आपके पास जो अंगारा और गोंडवाना के बीच में था, उसे हम कहते थे टेथिस सागर। बाद में ये गोंडवाना लैंड फिर से ब्रेक होती है, और ब्रेक होने के बाद एक द्वीप बन जाता है। उस द्वीप का क्या नाम था? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में भारत और भारत के जितने पड़ोसी देश आप देखोगे वो किस द्वीप में थे? जम्बू द्वीप में थे। यही कहानी थी आपके पास। ठीक है, गोंडवाना लैंड की। जैसे जैसे ये चीजें ब्रेक हो रही थी, पेंजिया से ब्रेक हुआ अंगारा और गोंडवाना में। अभी भी भारत में पूछा जाता है जो भारत का साउथ वाला पार्ट है, अगर आप देखोगे तो कौन से भूभाग का हिस्सा है? क्वेश्चन आता है प्रायद्वीपीय भारत किस भूभाग का हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भारत किस भूभाग का हिस्सा था? तो ये था प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा। अभी जब हम पठार वाला कंसेप्ट करेंगे तो उसमें ये चीजें बताई जाएंगी आपके पास। प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा नहीं है? प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। अब जैसे आपके पास यहाँ पे पठार और पर्वत वाला कंसेप्ट आता है, तो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, विश्व की छत किसे कहा जाता है? क्वेश्चन सुना है आपने? पामीर का पठार या तिब्बत का पठार, या फिर दोनों एक ही है? एक ही है दोनों, ये भी दोनों अलग अलग है। ये रिलेट एक तरह करते हैं, आप देखना आपने आपके पास। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पास पामीर का पठार। हेड के आपके पास इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे हम विश्व की छत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम विश्व की छत भी कहते हैं। और इसकी अगर लोकेशन पूछी जाती है पामीर का पठार कहाँ है, तो कहाँ है ये? होगा कहीं विश्व की छत है तो किसी की छत के ऊपर होगी। जैसे अब लगा ना कि विश्व की छत है तो कहीं हाइट पे ही होगा। अब जब हम भारत की बात करते हैं, रफली एक मैप ड्रॉ कर लूं मैं, ये भारत का ऐसे जैसा मैप रहता है, रफली हम अगर ड्रॉ करें तो अगर मैं लोकेशन पूछती हूँ पामीर के पठार की, जिसे विश्व का छत कहते हैं, तो ये है भारत के उत्तर में। ये भारत को टच नहीं करता है। इसकी लोकेशन कहाँ है? भारत के उत्तर में है। आपको यहाँ जैसे देखने को मिलेगा
क्योंकि जब सोवियत संघ अलग हुआ था उससे और भी आपके पास कंट्री अलग हुई थी, तो इसका कुछ हिस्सा चाइना में पड़ता है, चाइना के साथ ये टच करता है, ये पाकिस्तान और इंडिया के साथ टच नहीं करता है। हल्का सा करेगा ये श्रेणी जिससे आएगी, माउंटेन नहीं जाएगी, पर ये है किसमें, पाकिस्तान में इसका कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा इसका कजाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये है आपके पास क्या, पामीर का पठार, ये पामीर का पठार है, और यहाँ जैसे आप देखोगे तिब्बत का पठार। ठीक है, तो अगर हाइट की बात आती है तो सबसे हाइट कौन सा है, विश्व की छत जिसे हम कहते हैं, वो पामीर का पठार है। पामीर का पठार बनता कैसे है, आपके पास बहुत सारी पर्वतीय श्रेणियां आती हैं जो आपस में कोलैब हो जाती है, टकरा जाती हैं, और वहां पर एक सरफेस खड़ा हो जाता है जो ऊपर से क्या होगा, प्लेन होगा। पठार होता क्या है एक्चुअली में, आपने देखे होंगे ये आपके पास क्या होते हैं, माउंटेन रेंजेस होती हैं, प्लेन्स आपके पास इस तरह से होते हैं। जो पठार होते हैं वो प्लेन से थोड़ा ऊपर उठे हुए होते हैं, और ऊपर वाला सरफेस उनका क्या होता है, प्लेन, तो इन्हें पठार कहते हैं। ये आपके पास क्या आ जाएंगे, पर्वत पहाड़ जिनको हम कहेंगे, या आपके पास क्या आ जाएंगे, मैदान। जो आपके पास माउंटेन बनते हैं, अभी आपके पास हिमालय पर्वत श्रेणी बनती है, उसका निर्माण कैसे होता है, टकराव से हुआ है। आपके पास ये भी क्वेश्चन आता है कि हिमालय कैसी पर्वत श्रेणी है, ये बलित पर्वत श्रेणी है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर ट्रांस हिमालय पहले से था, जम्बू द्वीप आता है और ट्रांस हिमालय के साथ टकराता है, और वहां से क्या हो जाता है, फोल्ड होना शुरू हो जाती है आपकी जमीन, जिसे हम फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं, बलित पर्वत श्रेणी कहते हैं किसको, हिमालय को, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मैदान है, प्लेन्स है। प्लेन्स कैसे बनते हैं, नदियां अपने साथ के लेके आएंगी, मिट्टी लेके आएंगी। जैसे प्लेन्स कहाँ के फेमस है आपके पास, गंगा के प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स, आप देखोगे ना यूपी बिहार कैसा एरिया है, प्लेन है, क्योंकि गंगा मैक्सिमम वहीं पे बहती है, भारत की सबसे लंबी नदी है। मैदान आपको और भी देखने को मिलेंगे, पर मैदानों का निर्माण होता है नदियों से। ठीक है, पहाड़ आपके पास कैसे हो जाएंगे, फोल्डेड हो जाएंगे आपके पास, ये कैसे हैं, बलित पर्वत श्रेणी है। पठार आपके पास बनते हैं या तो ये ज्वालामुखी के फटने से बनेंगे, या फिर ये प्लेटों के खिसकने से ही बनते हैं। ठीक है, तो पठार आपके पास क्वेश्चन हो जाता है कि पठार होते कैसे, कैसे इनका निर्माण होता है। हम पढ़ रहे हैं विश्व की छत जिसे हम पामीर का पठार कहते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी है, दो पर्वत श्रेणियां जो चीन से आती हैं, एक भारत की है और एक पाकिस्तान की है। तो देखो, चीन की पर्वत श्रेणियां जो पामीर के पठार को बनाती हैं, ये पामीर के पठार से निकलती हैं, ये भी आप कह सकते हो। तो पहली पर्वत श्रेणी जो चाइना की है, उसका नाम है, लिख लेना आपने, चीन मेंशन कर लेना है। इस पर्वत श्रेणी का नाम है तियन शान पर्वत श्रेणी। कौन सी है, तियन शान पर्वत श्रेणी। कौन सी देश में है बेटी, ये चीन में। और दूसरी ही चीन में उसका नाम है जो इम्पोर्टेंट है और बहुत बार ये पूछी भी गई है, इसका नाम है कुनलुन पर्वत श्रेणी। कुनलुन कहाँ है, चाइना में है। कहाँ मिले, कहाँ इसका उद्गम कहाँ से, कहाँ से निकलती है, ये पामीर के पठार से। आपके पास आगे तियन शान, कुनलुन, और एक ऐसी श्रेणी है जिस पर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है भारत की सबसे ऊंची चोटी, आप बताओ भाई, कौन है भारत की सबसे ऊंची चोटी, K2 है या फिर कंचनजंगा है, या फिर दोनों एक ही है, एक ही है, दोनों अलग अलग हैं। ऊंची चोटी कौन है तब, K2 या फिर कंचनजंगा। देखो, जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है आपके पास, श्रेणी ऊंची नहीं, ऊंचे पहाड़ की बात मैं करती हूँ, तो वह आपके पास K2। ठीक है, K2 किस पर्वत श्रेणी पर है, यहाँ से एक हिमालय जब हम पढ़ते हैं तो हिमालय का एक पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं, हिमालय के 4 पार्ट हैं, कौन कौन से, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो जो आपके पास बृहद हिमालय है, आउटर हिमालय जिसको हम कहते हैं, उसी का एक पार्ट है, पार्ट का नाम है कराकोरम। ठीक है, तो कराकोरम, जैसे ये आपके पास कौन सी रेंज है, कराकोरम रेंज है, इसका ये पहला शिखर क्या रहेगा, K1, दूसरा K2 और ऐसे K3। तो इसी रेंज में हमारे पास सबसे ऊंचा शिखर है, उसका नाम है K2। K2 का क्या नाम है, पूरा नाम क्या है उसका, गॉड नॉस्टिक। भारत की सबसे ऊंची चोटी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में किसको मानते हैं सबसे ऊंची चोटी, K2 को। ये आपके पास पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, POK में है, तब ये थोड़ा कंट्रोवर्सी है। आपके पास क्या नाम है इसका, गॉडविन ऑस्टिक। ठीक है, K2 इसका नाम क्यों है, क्योंकि काराकोरम रेंज में है, K1, K2, K3 ऐसे चलेगी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपके पास, K2। तो भारत की कौन सी श्रेणी आएगी आपके पास, भारत की आएगी कराकोरम। कराकोरम रेंज में ही आपके पास अगर क्वेश्चन यहां से भी आता है, कराकोरम का पुराना नाम, तो इसी का पुराना नाम है कृष्णगिरी पर्वत।
काराकोरम का प्राचीन नाम क्या है आपके पास? कृष्णगिरी पर्वत। तो चाइना की हमने 2 माउंटेन रेंजेस पढ़ी, कौन कौन सी? तियानसान, कुनलुन। भारत की कौन सी है? काराकोरम। और जो आपके पास चौथी आती है वो है पाकिस्तान की हिंदुकुश पर्वतमाला। कौन सी? हिंदुकुश पर्वतमाला। तो ये 4 माउंटेन रेंजेस हैं जो आपके पास पामीर के पठार से निकलती हैं या इसको बनाती हैं। तो ये चारों श्रेणियां मिलकर विश्व की छत का निर्माण करते हैं। कौन कौन सी श्रेणियां होगी? रिपीट करेंगे मेरे साथ। चीन की तियानसान, हाँ जी, और चीन की दूसरी कुनलुन। इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, ये पेपर में पूछी गई है। कुनलुन पर्वत श्रेणी कहाँ है? ये चाइना में है। भारत की कौन सी है? काराकोरम का प्राचीन नाम कृष्णगिरी पर्वत। और पाकिस्तान की हिंदुकुश। अब काराकोरम से क्वेश्चन पूछते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। K2 का पूरा नाम गॉड नॉस्टिक। यहां से अगर पुराना नाम पूछा जाता है तो गॉड नॉस्टिक का पुराना नाम है गौरी नंदा पर्वत। देख लो, K2 गॉड नॉस्टिक का प्राचीन नाम क्या है हमारे पास? गौरी नंदा पर्वत, इसे हम कहेंगे। तो विश्व की छत का कंसेप्ट क्लियर हुआ। तिब्बत का पठार आपका अलग है और पामीर का पठार अलग है। सबसे हाइट में कौन सा है आपके पास? पामीर का पठार। कौन सी कंट्री में अगर ये पड़ेगा आपके पास, अगर पूछने इसमें आएगा कजाकिस्तान और चाइना। चाइना में आपके पास ही पड़ेगा पामीर का पठार। अगर इसकी लोकेशन पूछी जाती है तो भारत की कौन सी दिशा में है? ये उत्तर में ये स्थित है पामीर का पठार। अब आ जाते हैं भारत के पठारों में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। अब जब हम भारत के पठारों की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पठार है आपके पास छोटे नागपुर का पठार। कहाँ है छोटे नागपुर का पठार? भारत के पठार में सबसे पहला हम देखेंगे छोटे नागपुर का पठार। बहुत इंपॉर्टेंट है ये छोटे नागपुर का पठार। देखो ये पहला कहाँ है आपके पास? छोटा नागपुर। इस वाले एरिया में आपके पास देखने को मिलेगा आपको कौन सा पठार? छोटे नागपुर का पठार। छोटे नागपुर के पठार से आप साथ में लिख लेंगे, इसे क्या कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश। क्वेश्चन आता है भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश। अब जब ये रूर चीज आ रही है, क्या है रूर? क्या समझते हो आप रूर से? भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? छोटे नागपुर के पठार को कहा जाता है। जो रूर एक्चुअल में जगह है, इसको कंपेयर किया गया है। देख लो, जर्मनी में एक क्षेत्र है, एक जगह है जिसके साथ छोटे नागपुर के पठार को कंपेयर किया गया। देख लो, जर्मन में स्थित एक जगह का नाम है रूर। उसके साथ जैसा क्लाइमेट, जैसा एनवायरमेंट वहां पर पाया गया है, सेम वैसा ही आपको एनवायरमेंट कहाँ देखने को मिलेगा? छोटे नागपुर के पठार में देखने को मिलेगा भारत के। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहीं पर भारत में क्या क्या मिलता है? लोह अयस्क मिलते हैं, कोयला मिलता है, और यहीं से आपके पास मैक्सिमम मिनरल्स हम फाइंड आउट करते हैं। अब जब आप देखते हो हिस्ट्री में 16 महाजनपद अगर आपने पढ़े होंगे तो मगध साम्राज्य, उसी के लेके यहाँ पर लड़ाइयां होती थी ना आपके पास मगध साम्राज्य में। चंद्रगुप्त, अशोक अगर आप पढ़ोगे तो वो इसी एरिया में रह रहे थे। ठीक है, ये सबसे समृद्ध था। क्यों समृद्ध था? इस साइड से आ रही थी आपके पास हिमालयन माउंटेन रेंज। ठीक है, यहाँ से थी बंगाल की खाड़ी, गंगा नदी साथ में आ रही थी, तो उपजाऊ तो था ही, गंगा के साथ पानी आ रहा है। गंगा की आपके पास कौन सी खादर इसमें मिल रही थी, खादर और बांगर। उसके बाद सबसे सेफ था क्योंकि अटैक पहाड़ों से तो कम ही होते थे। यहाँ पर पानी की एरिया था तो ज्यादा अटैक इस तरफ से नहीं हो पाएंगे, अटैक होते थे तो सिर्फ इस तरफ से। और यहाँ तक पहुंचने के लिए यहाँ वाला पता लग ही जाएगा कि वहां से अटैक हो रहे हैं या फिर सेफ्टी हो जाती थी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपके पास क्या मिलेंगे? लोह अयस्क और मिनरल्स आपको कहाँ मिलते हैं? छोटे नागपुर के पठार में देखने को मिलते हैं। तो देखो, छोटा नागपुर का पठार फैला कौन कौन सी स्टेट में? तो देखो, ये आपके पास झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है।
छत्तीसगढ़। कहाँ है ये? झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़, इनके साथ टच करता है। मैक्सिमम पोर्शन इसका कहाँ पर है? झारखंड पर है। इसे झारखंड का पठार भी कहते हैं, ठीक है। रांची का पठार भी इसे ही कहते हैं। इसी के हमारे पास सब पार्ट किए गए हैं, पार्ट्स किए गए हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो लिख लो छोटे नागपुर के 3 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले आएगा आपके पास रांची का पठार, रांची का पठार, कोडरम का पठार, और हजारीबाग का पठार। यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि पूर्वी पठार के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पूर्वी पठार के नाम से ही इसको हम जानते हैं। ये आपके पास प्रायद्वीप के पेनिसुलर इंडिया का ही पार्ट है आपके पास, छोटे नागपुर का पठार। इसका अन्य नाम है पूर्वी पठार के नाम से भी इसको जाना जाता है। पार्ट इसके कौन कौन से हैं? रांची का पठार, कोडरम का पठार और हजारीबाग का पठार। ये आपके पास भारत की 4 स्टेट्स में फैला हुआ है, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़। अगर पठार में इसमें बात की जाती है तो इसका हाईएस्ट पीक कौन सी है, ऊंची चोटी कौन सी है, तो लिख लो छोटे नागपुर के पठार की ऊंची चोटी। यहाँ पे आपके पास मेकाल रेंज भी पड़ती है, मेकाल, और उसी में पड़ता है ये, इसका नाम है, चोटी का नाम है पारसनाथ। पारसनाथ की चोटी कहाँ है भाई? छोटे नागपुर के पठार में ऊंची चोटी है। कौन सी? पारसनाथ की चोटी। अब इसको पूर्वी पठार कहा जाता है, तो ये नहीं कि इसके पूर्व में और कोई पठार नहीं, इसके पूर्व में भी पठार है, जिनसे क्वेश्चन बनता है। बस इसका ऑप्शनल आपने ये चीजें याद रखनी है। छोटे नागपुर का पठार में सबसे ज्यादा क्या मिलता है आपके पास? कोयला मिलता है। इंपॉर्टेंट है, भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर कहाँ की जगह है? जर्मन की जगह। ये भी क्वेश्चन आया था आपके पास। और इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट है? रांची का पठार, कोडरम का पठार, हजारीबाग का पठार, ठीक है। नाम ध्यान से रखना है आपने, कोडरम है और एक कोरोमंडल भी है, तो अलग अलग है दोनों चीजें। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं, अब जब पूर्वी की बात हो रही है तो इस तरफ को भी हम कवर कर ही लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हमारे पास मेघालय या शिलोंग का पठार। कौन सा है नेक्स्ट? मेघालय स्लैश करके आप इसको शिलोंग भी लिख लोगे, एक ही पठार देंगे। मेघालय या शिलोंग का पठार। जैसे कि नाम से ही लग रहा है, तो ये कहाँ है? मेघालय में आपके पास ये पठार है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? एग्जैक्ट प्लेस का नाम क्या है? मानसिंह ग्राम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। यही शायद क्वेश्चन भी कल आपने पूछा था परसों कि सबसे ज्यादा बारिश वहीं क्यों होती है। तो आपको पता है जब भी हमने जलवायु वाला कंसेप्ट किया था, तो भारत में जो आपके पास मानसून है उसके लिए कौन सी हवाएं उत्तरदायी हैं? दक्षिणी पश्चिमी हवाएं। कौन सी हवाएं? दक्षिण पश्चिम हवाएं, जो आपके पास मानसून को लेके आती है। सबसे पहले मानसून कहाँ आती है? नहीं, कहाँ आती है? अंडमान निकोबार में सबसे पहले आपके पास बारिश आती है। मैंने स्टेट नहीं पूछा था, कब आती है अंडमान निकोबार में बारिश? मई। 25 मई को आपके पास अंडमान में क्या पहुंच जाएगी? मानसून पहुंच जाएगी। अगर मैं स्टेट, यहाँ है आपके पास अंडमान निकोबार, ठीक है। अगर मैं स्टेट की बात करती हूँ तो स्टेट कौन सी स्टेट में सबसे पहले आएगी? तब केरल में आएगी, ठीक है। अब जब आपके पास पश्चिमी दक्षिणी हवाएं आ रही है, हिंद महासागर से यह हवाएं आती हैं जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं, और यहाँ पर आपको मिलेगी 3 चोटियां। कौन कौन सी चोटियां हो? एक तरफ हो गया आपके पास गारो चोटी, लिख लो गारो। दूसरी तरफ है आपके पास खासी चोटी, गारो, खासी। और तीसरी तरफ आपको देखने को मिलेगी कौन सी चोटी? जयंती। ये 3 पहाड़ियां हैं आपके पास, गारो, खासी, जयंती, जो मेघालय या शिलोंग के पठार को तीनों साइड से कवर करती है। और जब ये कवर करती हैं तो जितनी भी हवाएं आपके पास बंगाल की खाड़ी, जगह बंगाल यही है ना, यहाँ से जितनी भी हवाएं हैं ये कहाँ बारिश करवाती हैं? मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश करवाती है। मेघालय की पर्टिकुलर प्लेस का नाम है मानसीराम। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मानसीराम में। उसके बाद दूसरा प्लेस अगर आपके पास आता है, कई बार ऑप्शन में नहीं देते हैं मानसीराम, तो दूसरा आएगा चिरापुंजी। क्लियर हुआ?
तो बारिश के लिए कौन कौन सी पहाड़ियां आपके पास इंपॉर्टेंट है? मेघालय या शिलांग का पठार सबसे ज्यादा बारिश इसमें होती है। किस वजह से बारिश होती है? गारो खासी जयंती है, जो किस शेप से है? ये कोन बना लेती है, एक कीप शेप की होती है। ये कीप बना लेंगे, उसको क्या करते हैं, वो हवाओं को कवर कर लेते हैं और वहीं पे सबसे ज्यादा बारिश करवाती है मेघालय के पठार में। और यहीं पर एक और पठार है आपके पास जिसे हम कहते हैं कोरोमंडल का पठार। ये दो अभी 1-2 साल से ये क्वेश्चन देखा गया है कि आपके पास नेक्स्ट कौन सा पठार है? कार्बी आंग्लो का पठार। तो मैक्सिमम ये सोचते हैं जो शिलांग और मेघालय का पठार उसे कार्बी आंग्लो का पठार कहते हैं, तो नहीं। आपके पास मेघालय और शिलांग का पठार मेघालय में ही है। जो कार्बी आंग्लो का पठार है ये आपके पास कहाँ देखने को मिलेगा? आपको असम में, और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इसको बनाया जाता है। असम में ये है आपके पास कौन सा पठार? कार्बी आंग्लो का पठार। और मेघालय का पठार कहाँ है? शिलांग में, मेघालय में है, जिसमें कौन कौन सी चोटियां हैं? गारो खासी जयंती। और नेक्स्ट कौन सा था हमारे पास? कार्बी आंग्लो का पठार, जो कौन से स्टेट में पड़ता है? कहाँ पड़ेगा भाई? असम में पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर कर लिया छोटे नागपुर का पठार, यहाँ पर कर लिया हमने मेघालय का, यहाँ पे कर लिया हमने कार्बी आंग्लो का। नेक्स्ट आपके पास यहीं पर करता है दंडकारण्य का पठार। लेना है, यहाँ पे है छोटा नागपुर। लोकेशन पूछी जाती है, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे तो शिलांग, कार्बी आंग्लो, इससे तो लोकेशन पूछी गई थी। कार्बी आंग्लो का पठार कहाँ है? और इस यहाँ पर से आपके पास दंडकारण्य का पठार। तो लिख लो, दंडकारण्य का पठार आपके पास है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, ये फैला हुआ है दंडकारण्य का पठार। इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर हो गया। ये असम में है, ये आपके पास यहाँ पे कौन कौन सी चोटियां मिलेंगी आपको? गारो खासी जयंती। छोटे नागपुर का पठार से भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके पास, किस नदी का उद्गम छोटे नागपुर के पठार से होता है? और जिसे वेस्ट बंगाल की शोक भी कहा जाता है, उस नदी को वेस्ट बंगाल का शोक। कोशी आपके पास बिहार का, तो लिख लो पश्चिम बंगाल का शोक जिस नदी को कहते हैं उसका नाम है दामोदर नदी। शोक मतलब डैमेज नहीं किया, दामोदर। कहां का शोक है ये? वेस्ट बंगाल का शोक है आपके पास दामोदर नदी, जिसका उद्गम होता है छोटे नागपुर के पठार से। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? कोयला और लौह अयस्क सबसे ज्यादा आपको छोटे नागपुर के पठार में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास दंडकारण्य का पठार। जो दंडकारण्य का पठार है ये आपके पास कौन कौन से स्टेट में है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ये फैला हुआ है दंडकारण्य का पठार। इसके नेक्स्ट एक और पठार जिसको हम पढ़ते हैं उसका नाम है कोरोमंडल का पठार। ये पेपर में भी आया था, कोरोमंडल का पठार। अगर जब हमने माउंटेन रेंजेस पढ़ी है ना, लिख लो कोरोमंडल। कोडरम अलग है, कोरोमंडल अलग है। नेक्स्ट है हमारे पास कोरोमंडल। कोरोमंडल का पठार ये आपको देखने को मिलेगा कौन से साइड में आपको देखने को मिल रहा है? ये पूर्वी घाट में। इसकी लोकेशन अगर पूछी जाती है तो कहाँ है आपका? पूर्वी घाट में आपके पास है कोरोमंडल का पठार। इसके बाद हम नेक्स्ट पठार जो देखने जा रहे हैं इसे कहते हैं मालवा का पठार। सुना है नाम आपने? मालवा का पठार। और ये जो गारो खासी जयंती है इनको हिमालय का पार्ट नहीं आपने समझना है, क्योंकि हिमालय हमारे पास कहाँ चला है? नॉर्थ से लेके वो ईस्ट की तरफ फैला हुआ है, पर ये अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाता है। जो आपके पास गारो खासी जयंती है ये हिमालय का पार्ट नहीं है। ये क्वेश्चन आया था आपके पास, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ है आपके पास, जो अंतिम पहाड़ पड़ता है उसे हम कहते हैं नामची बर्मा, और जहां से शुरू होता है उसे हम कहते हैं नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत से आपके पास हिमालय शुरू होता है
और ये नामची पर्वत में खत्म हो जाएगा। जो गारो खासी रहती है वो हिमालय का पार्ट नहीं है। यहीं पर आपको ऊंची चोटी दूसरी जो देखने को मिलेगी उसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा आपके पास कौन सी स्टेट में आती है? ये आती है आपके पास सिक्किम में। और K2 आपके पास कहाँ आती है? POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अब अगर मैप में आएगा तो शायद लद्दाख में जाएगा, कश्मीर को हमने नीचे से शिफ्ट कर लिया है। ठीक है, मालवा का पठार यहां से लिख लो क्वेश्चन आपके पास। मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। और इसका निर्माण कैसे होता है? बेसाल्ट चट्टानों से। मालवा का पठार मालवा का पठार, तो जो मालवा का पठार है ये काली मिट्टी से बना हुआ है और ये आपके पास फैला है राजस्थान और MP में। राजस्थान और मध्य प्रदेश में आपको इसका विस्तार मिलेगा। काली मिट्टी पाई जाती है। लोकेशन अगर इसकी पूछी जाती है तो विंध्य पर्वतमाला के उत्तर दिशा में पाया जाता है। जैसे माउंटेन रेंज देख रहे हो आपके पास, ये कौन सी माउंटेन रेंज आएगी? ये आएगी विंध्य पर्वत श्रेणी। ठीक है, और ये वाली कौन सी है? सतपुड़ा। उनका ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर आएगी अरावली। अरावली है सबसे पुरानी, फिर आएगी विंध्य रेंज और उसके बाद सतपुड़ा। तो मालवा के पठार की लोकेशन कहाँ है? विंध्य रेंज से उत्तर दिशा की तरफ। पता है ना, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का। तो ये आपके पास ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो विंध्य रेंज की कौन सी डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा? ये उत्तर में। और पामीर का पठार भारत के उत्तर में। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट में फैला हुआ है मालवा का पठार? राजस्थान और मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। नदियों का उद्गम कौन कौन से होता है? यहाँ पे लिख लो नदियों का उद्गम। तो यहाँ पर आपके पास चंबल नदी बहती है, चंबल नदी, और एक माही नदी। माही नदी इसके साउथ से निकलती है और चंबल ऊपर की तरफ जाती है। चंबल, माही, शिप्रा, ये कहां से निकलती है? कहां से निकलेंगी? मालवा के पठार से। और कोरोमंडल का पठार कौन सी स्टेट में आया? सबसे साउथ में कौन सी स्टेट है विपिन? भारत के सबसे साउथ में, दक्षिण में कौन सी स्टेट है, राज्य है? तमिलनाडु। मैप देख लो साथ साथ में, नहीं तो कुछ ध्यान नहीं रहेगा। लिख लिया? इसके बाद लास्ट पठार जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास दक्कन का पठार। वो काफी, हाँ जी, चंबल, शिप्रा, माही नदी। नेक्स्ट पठार जो हम करेंगे वो है आपके पास कौन सा? दक्कन का पठार। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्कन के पठार की आकृति क्या है, शेप क्या है? कौन सी शेप दिख रही है आपको? दक्कन के पठार की शेप क्या है? ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार। तो ये कौन सा पठार है आपके पास? दक्कन का पठार। इसका निर्माण भी किसे माना जाता है? ज्वालामुखी से ही माना जाता है। ज्वालामुखी के फटने से आपके पास लावा बनता है। लावा जब ठंडा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बेसाल्ट की चट्टानें बन जाती हैं। और यही चट्टानें बाद में टूटकर किस मिट्टी का निर्माण करती है? काली मिट्टी का। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। ठीक है, तो दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी आपके पास? रेगुर मिट्टी, जिसे हम काली मिट्टी भी कहते हैं। दक्कन का पठार विस्तार अगर मैं पूछूं तो दक्कन के पठार का विस्तार कौन कौन सी स्टेट में है? सबसे ज्यादा काली मिट्टी किस स्टेट में थी? महाराष्ट्र। तो लिख लो दक्कन का पठार आपके पास कौन कौन से स्टेट में आपके पास सबसे ज्यादा काली मिट्टी जिसमें है? महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना। दक्कन के पठार सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है? कपास। याद रखना है आपने, काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में आपके पास भारी मात्रा में उगाया जाता है कपास। अगर शेप पूछ ले आपके पास दक्कन के पठार की शेप तो कैसी है? त्रिभुजाकार। तो यही आपके पास इंपॉर्टेंट पठार थे भारत के जो हमने डिस्कस किया। उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। आज थ्योरेटिकल सेक्शन हो गया आपके पास भारत के पठारों का। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे ठंडा पठार। एक और पठार तो ठंडा आप लगा सकते हो, ये कहाँ है सबसे ज्यादा ठंड? नहीं, वो पठार मैंने बताया नहीं यहाँ पर। सोचो ठंड कहाँ है? तो लद्दाख में आपके पास एक पठार पड़ता है। ठीक है, लद्दाख का पठार सबसे ठंडा क्या है? पठार है लद्दाख।
कौन कौन से पठार डिस्कस किए हमने? छोटे नागपुर का, शिलांग का, कार्बी आंग्लों, दंडकारण्य, कोरोमंडल, मालवा और दक्कन का पठार। यहां से क्वेश्चन आता है, लिखो वो कौन सा पठार है जो सर्वाधिक प्राचीन गोंडवान लैंड में फैला हुआ है? प्राचीन गोंडवान लैंड में कौन सा पठार फैला हुआ है? गोंडवान लैंड का कंसेप्ट क्लियर हुआ ना आपके पास? एक पूरा भूभाग था जिसका नाम पेंजिया था, पेंजिया को ब्रेक किया अंगारा और गोंडवान ने। गोंडवान का कुछ हिस्सा टूटता है जो जम्बूद्वीप बनता है और वही आपके पास क्या बन जाता है आज ग्रेड में? भारत और उसके पड़ोसी देश। सारे नहीं, कुछ। क्लियर हो गया? पूछना तो नहीं है किसी को कुछ यहाँ से। वो कौन सा पठार है आगे? हाँ जी, वो कौन सा पठार है आगे? प्राचीन गोंडवान। जो प्राचीन गोंडवान क्षेत्र में फैला हुआ है तो वह आपके पास दक्कन का पठार। कार्बी आंग्लों का पठार कहाँ है? असम में है आपके पास कार्बी आंग्लो और कोरोमंडल, और इसी तरह के कोडरम। तीनों अलग अलग है, नाम थोड़े थोड़े सिमिलर है तो ध्यान रखना इनका। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है छोटे नागपुर के पठार को। और ये रूर एक्चुअल में जगह कहाँ है? जर्मनी में।